Hello students, welcome back to our social science class. Let's continue our second chapter of history, that is Russian Revolution. In our previous video we have done the economy of Russia, जिसमें हमने देखा था कि about 85% of Russian population was involved in the agricultural activities. एंड आफ्टर 1890 जब वहाँ पे रेलवे नेटवर्क स्प्रेड हुआ जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो धीरे धीरे पॉपुलेशन स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम rural to urban areas, or we can say agricultural activities to industrial activities. Okay, so today we will discuss the society of Russia. Let's start our today's topic. If we'll talk about the society of Russia, Russian society was divided into two parts, of course, the urban and the rural. पहले लोग सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते थे तो रूरल एरिया जो है वो ज़्यादा था, बट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटीज़, ठीक है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप होने लगी, पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। तो इसलिए वहाँ की जो सोसाइटी थी वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट वी विल डिस्कस द अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी की बात करें तो अर्बन यानी शहरी एरिया, तो शहरी एरिया में क्या था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप थी, तो इंडस्ट्रीज डेवलप थी तो अर्बन सोसाइटी में जो लोग थे दोज वर द ईदर द इंडस्ट्रियलिस्ट्स और द वर्कर्स। तो हम लोग यहाँ पर जो है वर्कर्स की बात करेंगे हमारे चैप्टर में। तो अर्बन सोसाइटी में वर्कर्स क्लास ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू दी, हम लोग कह सकते हैं, पीजेंट्स, ठीक है। तो वर्कर्स क्लास जो थी दैट वाज आल्सो इनिशियली डिवाइडेड। सिर्फ ये नहीं था कि या तो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं या इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स हैं। जो वर्कर्स थे वो भी इंटरनली डिवाइडेड थे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। अब स्किल, काम करने का जो हुनर होता है, कौशल होता है हमारे अंदर, दैट इज़ कॉल्ड स्किल, ठीक है। अब वो कैसे डिवाइडेड थे, इंडस्ट्रीज़ जो थी वो दो तरह की थी, मेटल इंडस्ट्रीज़, नॉन मेटल इंडस्ट्रीज़। मेटल इंडस्ट्रीज़ में जो मेन थी दैट वाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में किया था कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की प्रोडक्शन थी वो जो है 4 गुना बढ़ गई थी, ठीक है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ हैवी इंडस्ट्री, तो वहाँ पर काम करने के लिए मशीनरीज काफ़ी हैवी होती हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स को एक प्रॉपर ट्रेंड वर्कर की ज़रूरत होती है जो कि उन मशीन्स को हैंडल कर सकें। तो इसलिए जो मेटल वर्कर्स, अब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते थे उनको कहते थे मेटल वर्कर्स, ठीक है। और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ा बन रहा है, ठीक है। तो जो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते थे उनको मेटल वर्कर्स कहा जाता था, और वो अपने आप को क्या समझते थे, एज एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर, एरिस्टोक्रेट वैसे तो होता है बेटा राजा महाराजा, ठीक है, मोनार्क आप कह सकते हो, बट यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया उनकी सुपीरियॉरिटी को शो करने के लिए। तो जो मेटल वर्कर्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे बाकी वर्कर्स से। क्यों समझते थे, रीज़न क्या था, रीज़न था उनको लगता था कि हमारे पास स्पेशल स्किल है, हमारे पास एक स्पेशल ट्रेनिंग है जो उन वर्कर्स के पास नहीं है, एंड दैट इज़ वाई वी आर सुपीरियर ओवर देम, वी आर सुपीरियर अमंग देम। अब फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में भी जो है विमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबरर्स। फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते थे उसमें भी 31% जो थी महिलाएं काम करती थी, बट दे वर पेड लेस देन मैन। पर इनका जो वेतन होता था, इनकी जो सैलरी होती थी दैट वाज मच लेस इन कंपैरिजन टू मेल मेंबर्स। रीज़न वही कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी पहले भी थी और आज भी है। तो इनके काम को जो है, क्योंकि एक तो जो विमेन थी उस समय ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, उनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं थी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, तो ऐसा समझा जाता था कि ये जो है ये पुरुषों से कम काम करते हैं, ये जो मेल मेंबर्स हैं या मेल वर्कर्स हैं उनसे कम काम करते हैं, काम भले इनसे डबल ले लेते थे, ठीक है, शायद उनसे ज़्यादा काम वो करती थी, बट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड और दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, तो इनके काम को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, और इसी कारण से क्या होता था, इनको सैलरी भी क्या मिलती थी, कम मिलती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे तो हमने देखा डिवीज़न,
कि वर्कर्स में भी इंटरनल डिवीजन है कि जो मेटल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे अमंग दी वर्कर्स हु वर वर्किंग इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और अदर स्मॉल इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर हम उनकी सोसाइटी की बात करें तो वर्कर्स एसोसिएशन टू हेल्प अनएम्प्लॉयड और ड्यूरिंग हार्डशिप्स, पर वर्कर्स ने भी अपनी एक एसोसिएशन बना रखी थी किस चीज़ के लिए, ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कौन, वर्कर्स, जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं या फिर जिनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वो लोग उनकी हेल्प कर सकें। नो डाउट ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती थी, बट जब भी आती थी तो ये वर्कर्स एसोसिएशन जो होती थी ये उन मज़दूरों की मिलकर जो है हेल्प करती थी। सेकेंड चीज़ देखो इनमें पॉजिटिव क्या था, वर्कर्स डिड यूनाइट अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर्स। जब सामाजिक तौर पर वो बेशक से उन्होंने अपने स्तर बना रखे थे कि हम सुपीरियर हैं, हमें तुमसे ज़्यादा हमारे अंदर टैलेंट है या हम ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन जब अपने हक की बात आती थी, जब उनको अपने लेवल पर अपने एम्प्लॉयर्स के खिलाफ खड़े होना होता था तो हर तरह का वर्कर जो है वो मिल जाते थे। दे यूनाइट, उनमें एकता थी। चाहे किसी भी इंडस्ट्री में सपोज़ उन्होंने स्ट्राइक करनी है, अपने ऑनर के खिलाफ स्ट्राइक करनी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उनकी इंडस्ट्री का जो मालिक है उसके खिलाफ उन्होंने धरना देना है, स्ट्राइक करनी है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाते थे, एकजुट हो जाते थे। फिर वहाँ पर चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के वर्कर हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर हैं, वो सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते थे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे अपने घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं या दो भाई हैं घर में, भाई बहन हैं घर में, वो आपस में जितना मर्जी लड़े, डजेंट मैटर, है ना। घर पे तो कितनी बुरी हालत हो जाती है ना लड़के कि एक दूसरे की शक्ल भी उस समय हमने नहीं देखनी होती। लेकिन वही जब ये भाई बहन बाहर होते हैं और बाहर दोनों में से किसी एक को कोई बाहर वाला कुछ बोलता है तो क्या हो जाते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं ना। तूने मेरे भाई को कैसे कहा, तूने मेरी बहन को कैसे गलत बोला, तूने मेरे भाई को कैसे मारा, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, दोनों में यूनिटी हो जाती है। तो ऐसा ही इनमें था वर्कर्स में कि ये लोग सोशल लेवल पर बेशक से इन्होंने अपने लेवल्स बनाए हुए थे सामाजिक स्तर पे, लेकिन जब लड़ने की बात आती थी, अपने अधिकारों की बात आती थी, तो ये सभी वर्कर्स एकजुट हो जाते थे। अभी इनको स्ट्राइक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, ठीक है, ज़्यादा घंटे वर्किंग आवर्स जो थे इनके वो बहुत ज़्यादा थे, वर्किंग कंडीशंस इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशंस, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हर वर्कर को हर फैक्ट्री में फेस करनी पड़ती थी, और जहाँ पर लिमिट क्रॉस होती थी तो वर्कर्स को अगर धरना देना होता था, स्ट्राइक करनी होती थी, तो सभी वर्कर्स जो है आपस में, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स भी आपस में आकर मिल जाते थे। और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने आया है कि रशिया में, यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्ट्राइक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुई थी 1896-97 में, और एक बार मेटल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुई थी, दैट वाज इन 1902। और हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बेटा 1905 में भी एक क्रांति आएगी, वो भी वर्कर्स की ही होगी। तो इन सभी स्ट्राइक्स में, लड़ाइयों में सभी वर्कर्स क्या हो गए थे, एकजुट हो गए थे। तो देखो एक पॉजिटिव चीज़ तो है कि जब अधिकार की बात आती है तो सभी वर्कर्स, अमीर और गरीब या वो किसी भी लेवल का है, वो सब मिलकर एक हो जाते थे। अब हम देखते हैं सोसाइटी इन कंट्री साइड। कंट्री साइड होता है रूरल एरिया, ठीक है। तो ग्रामीण समाज कैसा था रशिया का, तो ग्रामीण समाज जहाँ पे रूरल एरिया की बात आती है तो ऑफ कोर्स वहाँ पर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय पेजेंट्स बट ऑन्ड बाय द नोबिलिटी। खेती तो उस पर किसान कर रहे हैं, बट ज़्यादातर ज़मीनों पर, ज़्यादातर प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार था, नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, द क्राउन जो वहाँ के मोनार्क थे और उनसे जुड़े हुए लोग, एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च। इन तीनों कैटेगरीज के लोगों का जो है वहाँ की प्रॉपर्टी पर ज़्यादा अधिकार था। पीजेंट्स तो बस वहाँ पर एज अ लेबर काम करते थे, ज़्यादातर पीजेंट्स में भी नो डाउट कुछ ऐसे हम कह सकते हैं किसान भी थे जिनकी अपनी ज़मीनें थी, और कुछ लैंडलेस फार्मर्स भी थे, बट ज़्यादातर जो है किसान वो ऐसे थे जो कि दूसरों की ज़मीनों पर एज अ वर्कर काम करते थे।
लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, अभी बताया ना मैंने आपको कि जैसे वर्कर्स इंटरनली वो डिवाइडेड थे कि हम मेटल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारा जो लेवल है वो थोड़ा हाई है, हम थोड़े हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही पेजेंट्स भी जो है इंटरनली डिवाइडेड थे। हो सकता है किसी किसान के पास अपनी ज़मीन है, थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है, वो अपने खेतों में काम करता है, और एक किसान है जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, या मे बी दैट फार्मर इज़ लैंडलेस फार्मर, तो वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करता है। तो इस तरीके से दे वर ऑल्सो इंटरनली डिवाइडेड। बट हाउ रशियन पेजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन और फ्रेंच पेजेंट्स। जो रशियन पेजेंट्स थे वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के किसानों से, एंड स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंच पेजेंट्स क्यों, हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो अब हम उसमें कंपैरिजन देखेंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, तो लिसन इट वेरी केयरफुली। तो क्या फ़र्क था रशियन पेजेंट्स में और यूरोपियन पेजेंट्स में, या हम लोग कहें कि फ्रेंच पेजेंट्स में क्या डिफरेंस था। तो देखते हैं, सबसे पहला है हमारा, अनलाइक फ्रांस रशियन पेजेंट्स डिडंट लाइक नोबल्स। फ्रांस में क्या था, जो रशियन पेजेंट्स थे, फ्रांस में जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो नोबल्स यानी जो अमीर घर के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन रशियन पेजेंट्स डिडंट लाइक नोबल्स, रशियन पेजेंट्स जो रशिया के अमीर लोग थे उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। ओके, सेकंड, जो रशियन पेजेंट्स थे वो चाहते थे कि नोबल्स की, जो अमीर लोग हैं इनकी क्यों पसंद नहीं करते थे। अब देखो रशिया में हमने अभी पीछे देखा कि जो किसान थे वो एज अ वर्कर खेतों में काम कर रहे हैं, बट ज़्यादातर प्रॉपर्टी किसके पास है, नोबल्स के पास है। और वो नोबल्स कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं, मोनार्क से, राजा महाराजा से जुड़े हुए हैं। तो वो किसानों के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपने और राजा के बारे में सोचते थे। तो इसलिए अब किसान क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये ज़मीनें इनसे छीनकर हमें मिल जाएं। दे वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स। नेक्स्ट, सम फ्रेंच नोबल्स, अब देखो एक और कारण है कि क्यों वो रशियन पीजेंट्स जो है वो नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। सम फ्रेंच नोबल्स फॉट फॉर द राइट्स ऑफ पेजेंट्स बट रशियन नोबल्स वर ऑनेस्ट टुवर्ड्स द मोनार्क। जो फ्रेंच नोबल्स थे, कुछ फ्रेंच नोबल्स जो थर्ड एस्टेट के लोग थे फ्रांस में, उनके अधिकारों के लिए उनके साथ खड़े हुए, जैसे मिराबियो के बारे में हमने पढ़ा था, एबिसिस के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो है थर्ड एस्टेट के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए उनके साथ खड़े हुए, उनके आंदोलन में लीडरशिप भी इन्होंने की। बट जो रशियन नोबल्स थे इनको पीजेंट से कोई लेना देना नहीं था। देवर ऑनेस्ट टुवर्ड्स दी मोनार्क, मोनार्क होता है बेटा राजा, ये राजा के प्रति ईमानदार थे। इनको जितनी पावर्स मिली हुई थी, जितनी इनको अथॉरिटीज़ मिली हुई थी, वो सब किसके कारण मिली हुई थी, राजा के कारण, या राजा के डर के कारण आप कह लो, क्योंकि लोग राजा से डरते थे। राजा कौन था, जार निकोलस टू। तो लोग राजा से डरते थे, उसके डर के कारण इनकी बात मानते थे। अदरवाइज वहाँ के किसानों में या वहाँ के जो गरीब लोग थे उनके अंदर नोबल्स को लेकर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सोशलिज्म के बारे में। और सोशलिज्म में हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग की वीडियोस अगर आप लोग देखेंगे, कि सोशलिज्म क्या था, कि सब लोग मिलकर काम करें और जो भी प्रॉफिट आता है या जो भी हमें उससे इनकम मिलती है वो सब मिलकर आपस में बांटे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, या अकॉर्डिंग टू जिसने जितना काम किया। तो अब देखो रशियन फार्मर्स कैसे हैं, अनलाइक यूरोपियन पीजेंट्स। फ्रांस में तो किसान ऐसा नहीं करते थे, लेकिन रशिया में देखो किसान क्या करते थे, दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर, डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। अब वो क्या करते थे, पूल्ड होता है बांटना, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कारपूलिंग। तो कारपूलिंग में क्या होता है कि हमें कुछ लोगों को मिलकर एक ही जगह पे जाना है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक की गाड़ी है, सभी लोग उसमें जा रहे हैं, रेगुलर जाना है, जॉब करते हैं भी एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, तो सभी लोग मिलकर एक पर्सन की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और उसी में अपना क्या कर दिया, मंथली या तो उसमें पेट्रोल डीजल डलवा दिया, या अपनी कंट्रीब्यूशन इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये लोग भी क्या करते थे, ये लोग लैंड पुलिंग कर रहे हैं। लैंड पुलिंग में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे किसान मिलकर एक बड़े ज़मीन के टुकड़े पर काम करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स,
किसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, किसकी कितनी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग उस खेती से जितनी भी उनको इनकम होती थी तो अकॉर्डिंगली वो लोग परिवार के अकॉर्डिंग और उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उसको बांट लेते थे। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर था किसके लिए, सोशलिज्म के लिए। और हमने वर्कर्स में भी देखा कि वर्कर्स भी चाहे वो सोशली कहीं ना कहीं डिवाइड थे, लेकिन जब अधिकारों की बात आती थी तो सभी वर्कर्स मिलकर एक हो जाते थे। यहाँ पर रशियन पीजेंट्स क्या करते थे, वो लोग मिलकर सामूहिक रूप से जो है खेती करते थे और उसके प्रॉफिट को बांट लेते थे। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म का जो कंसेप्ट था वो यूरोप में तो नहीं था, पर रशिया के लोग ऑलरेडी उसको अननोइंगली, मे बी उनको नहीं पता कि दिस इज सोशलिज्म, बट अननोइंगली दे वर फॉलोइंग इट, दे वर फॉलोइंग। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप, सेकंड पॉइंट है हमारा, देखो, दे वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स, वो चाहते थे इनकी सारी ज़मीन हमें मिल जाए। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स कब्जा कर ले इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। यहाँ पे फार्मर्स चाहते हैं कि हम इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लें। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर ऑलरेडी जो सोशलिज्म की थिंकिंग थी वो इनके अंदर पहले से ही थी। ये लोग पहले से ही उन चीज़ों को स्मॉल लेवल पर या इंटरनली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्शन में फॉलो कर रहे थे। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि वहाँ पर सोशलिज्म के लिए एक ग्राउंड पहले ही तैयार है कहीं ना कहीं, है ना। तो यानी कि वहाँ पर साम्राज्यवाद को फैलाने के लिए, सॉरी, समाजवाद को फैलाने के लिए या सोशलिज्म लोगों को सोशलिज्म की तरफ ले जाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ द डे। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, नेम द लीडर्स फ्रॉम नोबिलिटी who supported the people of थर्ड estate in French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन में रईस परिवारों के या नोबिलिटी से कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कि थर्ड एस्टेट के लोगों का साथ दिया था। थिंक ऑफ देम। If you know, answer in the comment box, and if you don't know, then go to your first chapter and try to find out the answer. Till then, take care, stay blessed, and keep learning with Sandeep Bihan. Have a great day.